हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आई एम पूजा और आज हम बात करने वाले हैं 13 मई के सभी इंपॉर्टेंट करेंट अफेयर्स। देश दुनिया में जो भी चल रहा है सारी बातें आज हम डिस्कस करेंगे। आज के सेशन में हम बात करेंगे वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट स्कीम के बारे में। इसके अलावा आप लोगों ने नालसा के बारे में सुना होगा, जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल नंबर 39A में मेंशन है। तो हम नालसा के ऊपर डिस्कशन करने वाले हैं। आज हमें कुछ ड्रोन्स के बारे में बात करनी है जिनका इस्तेमाल ऑपरेशन सिंदूर में किया गया था और उसके बदले में पाकिस्तान ने हम पे जो अटैक किए थे, ड्रोन अटैक, उन ड्रोन्स पर भी हम डिस्कशन करने वाले हैं। तो काफी कुछ नया सीखने को मिलने वाला है, तो वीडियो को एंड तक देखना है। एंड में एक क्वेश्चन ऑफ द डे है जिसका आंसर आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। क्लियर है? अच्छा, अब कल मैंने एक बहुत इंपॉर्टेंट सेशन आपके लिए लिया था जहां पर मैंने पूरे वीक के बैंकिंग इवेंट्स कवर किए थे। मतलब पूरे हफ्ते में जो भी बैंकिंग करेंट अफेयर्स न्यूज में था वो मैंने डिस्कस किया था। आप उस वीडियो को जाके प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। और वीकली करेंट अफेयर्स की पीडीएफ ऑलरेडी मैंने शेयर कर दी है एप्लीकेशन पे भी और टेलीग्राम पे भी। और आज के क्लास के करेंट अफेयर्स की पीडीएफ भी आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगी। अगर टेलीग्राम ज्वाइन नहीं किया है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप ज्वाइन कर लीजिए और पीडीएफ को डाउनलोड कर लीजिए। चलिए स्टार्ट कर लेते हैं हम 13 मई के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर जो हमारे इन सभी एग्जाम्स को कवर करते हैं। पहली बात आती है यहाँ पर यूनाइटेड नेशन ग्लोबल रोड सेफ्टी वीक। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो 12 से लेकर 18 मई तक, 12 से लेकर 18 मई तक हम सेलिब्रेट कर रहे हैं ग्लोबल रोड सेफ्टी वीक। और ये आपका 8th एडिशन है और इस दिन को सेलिब्रेट किया जाता है यूनाइटेड नेशन एंड डब्ल्यूएचओ के द्वारा। मतलब इस इवेंट को ऑर्गेनाइज कौन कर रहा है? यूनाइटेड नेशन कर रहा है एंड डब्ल्यूएचओ कर रहा है। इसकी थीम है मेक वॉकिंग सेफ, मेक साइकिलिंग सेफ। ये आपको थीम देखने को मिल जाएगी। ये जो पूरा हम रोड सेफ्टी वीक मनाते हैं, इसका हमारा प्राइमरली ऑब्जेक्टिव यही है कि जो दुनिया भर में होने वाले रोड एक्सीडेंट्स हैं वो हमें रिड्यूस करना है। कितने? 50% बाय द 2030। ये हमारा टारगेट है। तो आपको याद रखना है 12 से लेकर 18 मई तक हम सेलिब्रेट कर रहे हैं ग्लोबल रोड सेफ्टी वीक। कौन सा एडिशन है? 8th एडिशन। कौन सेलिब्रेट कर रहा है या ऑर्गेनाइज कौन कर रहा है? डब्ल्यूएचओ एंड यूनाइटेड नेशन। नेक्स्ट, जस्टिस सूर्यकांत। ये जस्टिस सूर्यकांत जी हैं, अपॉइंटेड एज नालसा एग्जीक्यूटिव चेयरमैन। देखिएगा, जैसे कि हमारे देश में एक सिस्टम चलता है, सुप्रीम कोर्ट के जो सीनियर मोस्ट जज होते हैं उन्हें हम सीजेआई मतलब चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बनाते हैं। हम सभी को पता है कि हमारे देश के जो सीजेआई हैं वो बीआर गवई को बनाया गया है। ठीक है, इसके पहले बीआर गवई एग्जीक्यूटिव चेयरमैन थे नालसा के। तो जब इन्हें सीजीआई बना दिया गया तो ये पोजीशन तो खाली हो गई। तो इसके बाद प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ने सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस सूर्यकांत जी को नेक्स्ट एग्जीक्यूटिव चेयरमैन बनाया है नालसा का। नालसा का मतलब होता है नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी। नालसा का मतलब क्या है? नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी है। ठीक है, ट्रेडिशन है जो सेकेंड सीनियर मोस्ट जज होते हैं एपेक्स कोर्ट के, उन्हें नालसा का एग्जीक्यूटिव चेयरमैन बनाया जाता है अंडर द सेक्शन 3 ऑफ लीगल सर्विसेज अथॉरिटी एक्ट 1987। ठीक है, इनका करेंट रोल क्या है? चेयरमैन है सुप्रीम कोर्ट लीगल सर्विस कमेटी के और एज अ नालसा के एग्जीक्यूटिव चेयरमैन ये 14 मई से काम करना शुरू करेंगे। नालसा का मतलब है नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी। इसका फॉर्मेशन 1995 में हुआ था अंडर द लीगल सर्विस अथॉरिटी एक्ट 1987। नई दिल्ली में हेडक्वार्टर है। हमारे देश के जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें जो डीपीएसपी है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, राज्यों के नीति निर्देशक तत्व, तो हमारे जो डीपीएसपी है उनमें आर्टिकल नंबर 39A कहता है कि हमारा जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है वो इक्वल लीगल जस्टिस प्रोवाइड करेगा। मतलब ऐसे गरीब लोग जो अपने केसेस को लड़ने के लिए जिनके पास सुविधाएं नहीं होती कि वो एक अच्छे जज को, एक अच्छे लॉयर को अपॉइंट कर सकें, तो ऐसे केसेस में इक्वल जस्टिस की बात की गई है कि इनको लीगल एड प्रोवाइड किया जाएगा। मतलब हमारा नालसा का पर्पस यही है, प्रोवाइड फ्री लीगल सर्विसेज टू पुअर एंड मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटी। क्लियर है? नेक्स्ट, क्रिकेट आइकॉन विराट कोहली अनाउंस रिटायरमेंट फ्रॉम द टेस्ट क्रिकेट। कुछ दिन पहले हमने डिस्कस किया था कि रोहित शर्मा ने टेस्ट क्रिकेट से रिटायरमेंट ले लिया है
ऑलरेडी वो T20 से रिटायरमेंट ले चुके थे, मतलब रोहित शर्मा केवल अब ओडीआई क्रिकेट खेलते हुए आपको दिखाई देंगे। वैसे ही यहाँ पर विराट कोहली जी ने भी टेस्ट क्रिकेट से रिटायरमेंट ले लिया है। इनका जो लास्ट मैच इन्होंने टेस्ट मैच खेला है लास्ट, वो ऑस्ट्रेलिया में खेला है जनवरी मंथ में। ना बात करते हैं डेब्यू के बारे में, तो पहला टेस्ट मैच कब खेला था? 2011 में खेला था अगेंस्ट द वेस्ट इंडीज एज जमाइका। ठीक है। विराट कोहली हमारे देश के इंडियन टीम के कैप्टन कब बने थे? 2014 में बने थे। साथ ही मोस्ट सक्सेसफुल इंडियन कैप्टन है जिन्होंने 40 मैचेस जीते हैं, ठीक है, अपनी कैप्टनसी में। इन्हें 2018 में खेल रत्न अवार्ड मिला था, 2017 में पद्मश्री मिला था और 2013 में अर्जुन अवार्ड मिला था। मैंने रोहित शर्मा के बारे में भी आपको बताया था कि रोहित शर्मा ने अपना पहला टेस्ट मैच कब खेला था? 2013 में खेला था। इन्हें 2015 में अर्जुन अवार्ड और 2020 में क्या मिला था? खेल रत्न मिला था। ये रोहित शर्मा के बारे में बातें हैं, आपको याद रखनी है। और विराट कोहली के बारे में भी आपको ये 3 अवार्ड याद रखने हैं। 2013 में अर्जुन अवार्ड, 2017 में पद्मश्री और 2018 में खेल रत्न अवार्ड दिया गया है विराट कोहली को। यहाँ से एग्जाम में प्रश्न बन सकते हैं, थोड़ा सा याद रखना, ठीक। नाउ, अब ये जो पिक्चर दिखाई दे रही है कौन है? कोई बताएगा इनका नाम क्या है? विनय कुमार सक्सेना। और विनय कुमार सक्सेना कौन है? लेफ्टिनेंट गवर्नर है दिल्ली के, ठीक। दिल्ली असेंबली फर्स्ट इन द कंट्री टू बी फुली पावर्ड बाय द सोलर पावर। तो यहाँ पे दिल्ली की जो विधानसभा है, दिल्ली की जो असेंबली है, उसमें जो भी कार्यक्रम चल रहा है, जितने भी काम होते हैं, वो सभी सोलर एनर्जी से पावर है। मतलब दिल्ली असेंबली भारत की पहली असेंबली है जो कि फुली पावर्ड है बाय द सोलर पावर। Delhi Assembly will become the first legislative assembly in the country to be fully powered by the solar energy। ये इंफॉर्मेशन दिल्ली लेजिस्लेटिव असेंबली के स्पीकर विजेंद्र गुप्ता ने दी है। दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन है? विनय कुमार सक्सेना है। इसका फाउंडेशन स्टोन विनय कुमार सक्सेना ने रखा है, जो कि 500 किलोवाट का सोलर पावर प्रोजेक्ट आपको देखने को मिल जाएगा। और यहाँ पे चीफ गेस्ट आपको दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता देखने को मिलेंगी। इसके अलावा कुछ दिन पहले अगर आप करंट अफेयर्स रेगुलर फॉलो करते हैं तो मैंने आपको बताया था कि जो डीएमआरसी है, डीएमआरसी का मतलब क्या होता है? दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन ने रिसेंटली कंट्री का पहला वर्टिकल बाइफेशियल सोलर प्लांट भी इनॉग्रेट किया था ओखला बिहार मेट्रो स्टेशन नई दिल्ली में, ठीक है। ऑलरेडी दिल्ली की असेंबली में 200 किलोवाट का सोलर पावर प्लांट लगा हुआ था। इसको हटाकर अब हम 500 किलोवाट का पावर प्लांट लगा रहे हैं, क्योंकि जितनी रिक्वायरमेंट है इलेक्ट्रिसिटी की वो फुलफिल नहीं हो पा रही थी। ये जो 500 किलोवाट का रूफटॉप सोलर पावर प्लांट हमने लगाया है, ये 3250 स्क्वायर फीट के एरिया में होगा और लगभग 45 डेज में कंप्लीट हो जाएगा। जब ये फुली कमीशन हो जाएगा, मतलब कब तक? जब अगला मॉनसून सेशन स्टार्ट होगा असेंबली का। 2 करोड़ रुपए की कंस्ट्रक्शन कॉस्ट लग रही है और 8,20,000 यूनिट ये इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस करने का काम करेगा। नाउ बात करते हैं स्टेटस क्या है सोलर एनर्जी का भारत में। 31 जनवरी 2025 तक भारत में जो टोटल इंस्टॉल सोलर एनर्जी है वो 100.3 गीगावाट की है, ठीक है। हमारा टारगेट है कि हमें 500 गीगावाट रिन्यूएबल एनर्जी या क्लीन एनर्जी जनरेट करनी है। कब तक? 2030 तक, ये हमारा टारगेट है। इंडिया वर्ल्ड में 4th नंबर की कंट्री है आफ्टर चाइना, यूएसए और जर्मनी, जिसके पास टोटल 100 गीगावाट की इंस्टॉल्ड सोलर पावर कैपेसिटी है। इस बात को भी आपको याद रखना है। इंडिया किस नंबर पे आती है? 4th नंबर पे आपको देखने को मिल जाएगी, ठीक। चलिए फर्दर डिस्कशन करेंगे, लेकिन उसके पहले मैं बताना चाहती हूँ कि अगर आज के क्लास की करंट अफेयर्स की पीडीएफ आपको लेनी है तो फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है टेलीग्राम पे। क्लास ओवर होने के बाद टेलीग्राम पे जाके पीडीएफ को डाउनलोड कर लेना और नोट्स आप बना सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा 2 मंथली मैगजीन भी अवेलेबल है हमारी। एक मैगजीन है जिसमें अप्रैल मंथ के कंप्लीट बैंकिंग करंट अफेयर्स को कवर किया है, और दूसरी मैगजीन है जिसमें अप्रैल मंथ के कंप्लीट हमने 300 एमसीक्यू और पूरे मंथ के 1 लाइनर्स को कवर किया है। ये दोनों ही मैगजीन प्रिंटेबल फॉर्मेट में है, आप इन्हें डाउनलोड कर सकते हैं पूजा जैन क्लासेस एप्लीकेशन से। और एप्लीकेशन पे आपको कुछ कोर्सेज वगैरह देखने को भी मिलेंगे, जैसे कि हिस्ट्री का कंप्लीट कोर्स है, तो एक बार आप एप्लीकेशन को विजिट करके सारी चीजें देख सकते हैं, ठीक है। यहाँ तक अगर मामला समझ में आ रहा है, सारी बातें समझ में आ रही है, तो जल्दी से एक बार लिंक को शेयर कर दो। वीडियो अगर पसंद आ रही है तो लाइक बटन पे क्लिक कर देना, और पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब कर लेना, जिससे अपकमिंग क्लासेस के नोटिफिकेशंस आपको मिल सके। नाउ बात करेंगे उत्तर प्रदेश एड्स 12 न्यू प्रोडक्ट अंडर द वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट स्कीम।
उत्तर प्रदेश ने 12 नए प्रोडक्ट को एड ऑन किया है और उत्तर प्रदेश में अब टोटल 74 प्रोडक्ट्स हो चुके हैं जो वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के अंदर शामिल है। अब ये जो वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट पॉलिसी है, ये उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट ने ही लॉन्च की थी 2018 में। कब की थी? जनवरी 2018 में। इसका पर्पस यही था कि जो लोकल मार्केट में लोकल प्रोडक्ट्स हैं उनकी सेल को बढ़ाना, जो इंडिजीनियस प्रोडक्ट्स हैं उनकी सेल को बढ़ाना, हर एक डिस्ट्रिक्ट में ऐसे प्रोडक्ट्स को रिकॉग्नाइज करना। अब वो 12 नए प्रोडक्ट कौन से, तो उसकी लिस्ट मैंने आपको प्रोवाइड की है, आप आराम से बैठ के पढ़ लेना। जैसे कि कुछ इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट मैं आपको बता देती हूँ, जैसे कि आगरा में हम सभी को पता है कि पेठा, आगरा के पेठा बड़े ही फेमस हैं। तो आगरा की पेठा इंडस्ट्री और सभी प्रकार के फुटवियर्स को शामिल किया गया है अंडर द वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट। फिर बलिया का सत्तू प्रोडक्ट हो गया, बागपत का एग्रीकल्चर प्रोडक्ट हो गया, फिर फिरोजाबाद का आपको फूड प्रोसेसिंग देखने को मिल जाएगा, गाजियाबाद का मेटल प्रोडक्ट है। ठीक है, आपको ये सभी प्रोडक्ट्स देखने को मिल जाएंगे, आप इनको पढ़ सकते हैं। अगर आप स्टेट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, स्पेशली उत्तर प्रदेश स्टेट एग्जाम की, तो आप इन 12 प्रोडक्ट की लोकेशंस को याद रखेंगे। लेकिन अगर आप सेंट्रल गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं या उत्तर प्रदेश से संबंधित किसी भी एग्जाम की तैयारी नहीं कर रहे हैं, तो इन 12 प्रोडक्ट को याद रखने की जरूरत नहीं है। आप बस इतना याद रखिएगा कि उत्तर प्रदेश में 12 नए प्रोडक्ट को एड ऑन किया है, टोटल प्रोडक्ट 74 हो चुके हैं। 2018 में इस स्कीम को उत्तर प्रदेश ने लॉन्च किया था। और आगरा के पेठा है और सत्तू प्रोडक्ट कहाँ से है? बलिया से है। ये कुछ बातें आप याद रख लीजिएगा। नेक्स्ट, राजनाथ सिंह जो कि हमारे डिफेंस मिनिस्टर हैं, इन्होंने ब्रह्मोस मिसाइल प्रोडक्शन यूनिट सेटअप की है लखनऊ में 300 करोड़ रुपए की कंस्ट्रक्शन कॉस्ट के साथ। मतलब लखनऊ में अब ब्रह्मोस मिसाइल की कंस्ट्रक्शन की जाएगी। तो डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह वर्चुअली इनॉग्रेट द ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल प्रोडक्शन फैसिलिटी। ठीक है, उत्तर प्रदेश में इसे लॉन्च किया है, उत्तर प्रदेश के डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर में लखनऊ में। ये 300 करोड़ रुपए की इन्वेस्टमेंट कॉस्ट के साथ तैयार की जाएगी, जिसमें ब्रह्मोस मिसाइल और जो न्यू वर्जन है ब्रह्मोस मिसाइल का वो तैयार किया जाएगा। लगभग 80 से लेकर 80 से लेकर 100 ब्रह्मोस मिसाइल एनुअली यहाँ पर इस प्रोडक्शन यूनिट में तैयार की जाएंगी। ये प्रोडक्शन यूनिट 80 हेक्टेयर ऑफ लैंड में फैला हुआ है। इसका कंप्लीशन टाइम 3.5 ईयर आपको देखने को मिल जाएगा। अब यहाँ पे बात हुई है ब्रह्मोस मिसाइल के बारे में। ब्रह्मोस मिसाइल एक सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है जिसकी स्पीड अप टू 2.8 मैक आपको देखने को मिलेगी। ये इंडिया और रशिया का जॉइंट वेंचर है। ठीक है, ब्रह्मोस मिसाइल, इसकी रेंज 290 से लेकर 400 किलोमीटर की आपको देखने को मिलेगी। इसे सी से, लैंड से और एयर से कहीं से भी लॉन्च किया जा सकता है और ये फायर एंड फॉरगेट सिस्टम पे काम करती है। अब हमने नेक्स्ट जनरेशन ब्रह्मोस के बारे में बात की है, तो जो नेक्स्ट जनरेशन ब्रह्मोस मिसाइल है, देखो हमारी जो ब्रह्मोस मिसाइल है इसका वेट काफी ज्यादा है, 2900 kg। तो जो नेक्स्ट जनरेशन ब्रह्मोस मिसाइल होगी ये 1290 किलोग्राम वेट में आपको देखने को मिलेगी। इसकी रेंज 300 किलोमीटर से ज्यादा है। ठीक है, इसकी खास बात यह है कि सुखोई जेट यहाँ पे 3 मिसाइल्स को कैरी कर सकता है, मतलब एक मिसाइल की जगह 3 मिसाइल्स को यहाँ पे कैरी किया जा सकता है। ये खास बात होगी क्योंकि वेट कम है। क्लियर है? नेक्स्ट, प्रधानमंत्री फॉर्मलाइजेशन ऑफ माइक्रो फूड प्रोसेसिंग एंटरप्राइजेस, मतलब PMFME स्कीम। तो कई बार एग्जाम में आप लोगों ने एब्रीविएशन देखे होंगे, स्पेशली स्टेट एग्जाम में, और MPPSC तो हर साल एक दो क्वेश्चन ऐसे डालती है जो एब्रीविएशन से संबंधित होते हैं। तो PMFME का मतलब है प्रधानमंत्री फॉर्मलाइजेशन ऑफ माइक्रो फूड प्रोसेसिंग इंटरप्राइजेस स्कीम। ये मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग की स्कीम आपको देखने को मिलेगी, सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है। और इस स्कीम को 29 जून 2020 में लॉन्च किया गया है। इसका पर्पस है हमारे देश की जो फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री में हम जो टेक्नोलॉजी यूज कर रहे हैं उन टेक्नोलॉजी को अपग्रेड करना, फूड प्रोसेसिंग सेक्टर में काम करना। कोई नया प्रोडक्ट अगर कोई कंपनी या कोई ऐसा मार्जिनलाइज्ड ग्रुप लॉन्च करता है तो उसकी ब्रांडिंग करने में उसकी मदद करना, इन्हें फाइनेंशियल टेक्निकल सपोर्ट प्रोवाइड करना, ये हमारा पर्पस है। मतलब बेसिकली हमारा टारगेट है हमारे देश की फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज को बूस्ट करना। फिलहाल में न्यूज में क्यों है? न्यूज में इसलिए है क्योंकि बिहार के मुख्यमंत्री ने कहा है कि बिहार राज्य पहले नंबर पर है, बिहार राज्य फर्स्ट पोजीशन पे है इन द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ प्रधानमंत्री फॉर्मलाइजेशन ऑफ माइक्रो फूड प्रोसेसिंग इंटरप्राइजेस स्कीम। 2024-25 में लगभग 10,000 एप्लीकेशंस यहाँ पर रिसीव हुए हैं और बिहार राज्य फर्स्ट नंबर पे है, ऐसा हमें बिहार के मुख्यमंत्री ने बताया है। अब ये जो स्कीम है
ये 2020-21 से लेकर 2025-26 की स्कीम है, जिसके लिए बजट 10,000 करोड़ रुपीस का है। इस स्कीम के अंदर क्रेडिट लिंक्ड सब्सिडी प्रोवाइड की जाती इंडिविजुअल्स को या ग्रुप्स को जो कि माइक्रो फूड प्रोसेसिंग यूनिट से संबंधित हैं। इनको 35% सब्सिडी दी जाती है टोटल प्रोजेक्ट की कॉस्ट का, या फिर 10 लाख रुपए का कैप आपको देखने को मिलेगा। ठीक है जी, इतनी चीजें। लेकिन कंडीशन है कि बेनिफिशियरीज को मिनिमम 10% यहाँ पे कंट्रीब्यूट करना होगा। यहाँ पे ब्रांडिंग करने में, पैकेजिंग करने में, मार्केटिंग सपोर्ट भी प्रोवाइड किया जाता है अंडर दिस पर्टिकुलर स्कीम। नेक्स्ट बात करेंगे, ये है संजय सेठ। और ये तो आपको पता है कि रशिया के आपको प्रेसिडेंट देखने को मिल जाएंगे जिनका नाम है पुतिन। ठीक है, अभी रशिया ने ना विक्ट्री डे सेलिब्रेट किया, जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर 2 हुई थी, जिसपे सोवियत यूनियन ने विक्ट्री हासिल की थी ओवर द नाजी जर्मनी। उस दिन को सेलिब्रेट किया जाता है एज अ विक्ट्री डे। और 80th नंबर की विक्ट्री डे का सेलिब्रेशन कहाँ पर हुआ है? मॉस्को में आपको देखने को मिल जाएगा। कहाँ पर हुआ है? मॉस्को में, जिसमें संजय सेठ ने पार्टिसिपेट किया था। संजय सेठ कौन है? मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस में मिनिस्टर ऑफ स्टेट आपको देखने को मिलेंगे। रिसेंटली 80th नंबर का विक्ट्री डे सेलिब्रेशन हुआ है मॉस्को में, रशिया में, जिसमें पार्टिसिपेट किया संजय सेठ ने। ठीक है, 9th ऑफ मई को ये सेलिब्रेशन हुआ है सोवियत यूनियन में, क्योंकि 9th ऑफ मई को सोवियत यूनियन ने विक्ट्री हासिल की थी ओवर द नाजी जर्मनी ड्यूरिंग द वर्ल्ड वॉर 2। ठीक है, 1945 की ये घटना है। तो यहाँ पे जब सरेंडर कर दिया था, एग्रीमेंट साइन हुआ था 8th ऑफ मई 1945 को, इसलिए 9th ऑफ मई को मॉस्को में हर ईयर विक्ट्री डे सेलिब्रेट किया जाता है। ठीक है, 1995 से ये सेलिब्रेशन हो रहा है। चीजें क्लियर है इतनी? चलिए नेक्स्ट बात करते हैं सोंगर ड्रोन के बारे में। इस ड्रोन का इस्तेमाल रिसेंटली पाकिस्तान ने किया था इंडिया पे अटैक करने के लिए। और ये ड्रोन जो है वो टर्की का है, टर्की ने इसे तैयार किया है। ठीक है, तो पाकिस्तान ने रिसेंटली मास ड्रोन अटैक किया है भारत में, 36 लोकेशन पे, लेह से लेकर सरक्रीक तक। और लगभग 300 से 400 सोंगर ड्रोन को डिप्लॉय करने का काम किया है। ये जो सोंगर ड्रोन है, ये अनमेड एरियल सिस्टम है जिनको डेवलप करने का काम टर्की बेस्ड डिफेंस कंपनी एशिया गार्ड ने किया है। और ये टर्की का पहला इंडिजीनियसली डेवलप्ड ड्रोन आपको देखने को मिलेगा। पहली बार इसे 2019 में तैयार किया गया था, इस्तेमाल किया गया था टर्की के द्वारा। और अभी पाकिस्तान ने इसे इस्तेमाल किया है इंडिया में अटैक करने के लिए। सोंगर ड्रोन की खास बात क्या है? इसकी खास बात यह है कि ये 35 मिनट विदाउट पेलोड ऑपरेशन परफॉर्म कर सकता है। इसे मैनुअली और ऑटोनोमस तरीके, दोनों तरीके से इसकी फ्लाइट को कंट्रोल किया जा सकता है। इसकी रेंज 10 किलोमीटर की देखने को मिलेगी और 3000 मीटर अबव द सी लेवल और 300 मीटर अबव द ग्राउंड लेवल ये फ्लाई करने में कैपेबल है। ये रियल टाइम वीडियो ट्रांसमिशन कर सकता है, मतलब जो टारगेट्स हैं उनकी वीडियोग्राफी करके रियल टाइम में इसको एनिमी को ट्रांसफर करने में कैपेबल है। इसमें डुअल कैमरा इस्तेमाल किया गया है, एक नेविगेशन करने के लिए और एक गन माउंटेड कैमरा है टारगेट करने के लिए। इसमें जीपीएस और ग्लोनस दोनों प्रकार के नेविगेशन सिस्टम का इस्तेमाल यहाँ पर किया गया है। और ये टारगेट को हिट करने के बाद अगर कम्युनिकेशन लॉस हो जाता है तो वापस ये अपने बेस स्टेशन पे लौट सकता है। ये कुछ खास बातें आपको इस ड्रोन सिस्टम की देखने को मिलेंगी, जिसको तैयार करने का काम टर्की ने किया है और फिलहाल में पाकिस्तान ने इंडिया के अगेंस्ट इन्हें इस्तेमाल किया है। नेक्स्ट है हैरोप। हैरोप ड्रोन जो है, इसको सुसाइडल ड्रोन भी कहा जाता है और ये इजराइल का ड्रोन है। किसने तैयार किया है इसे? इजराइल ने तैयार किया है, लेकिन भारत ने रिसेंटली इसे इस्तेमाल किया है अगेंस्ट पाकिस्तान। तो इंडियन आर्म फोर्स ने रिसेंटली इजरायली ओरिजिन हैरोप ड्रोन का इस्तेमाल किया है अंडर द ऑपरेशन सिंदूर अगेंस्ट द पाकिस्तान और कई सारे टारगेट्स को हिट किया है पाकिस्तान के। इसे इजरायली एरोस्पेस इंडस्ट्री ने तैयार किया है। इसका इंडोरेंस काफ़ी अच्छा है, 9 आवर्स, 9 घंटे तक ये फ्लाई कर सकता है। जो टारगेट होते हैं टारगेट के ऊपर फ्लाई करता रहता है जब तक एग्जैक्ट लोकेशन टारगेट की आइडेंटिफाई नहीं करता, तब तक ये फ्लाई करता रहता है। और जैसे ही एग्जैक्ट लोकेशन टारगेट की आइडेंटिफाई की, उसके बाद ये क्या करता है, जो एक्सक्लूसिव है, जो यहाँ पे पेलोड है, उसको डिप्लॉय करने का काम ये करता है। इसमें हमने इलेक्ट्रो ऑप्टिकल और इंफ्रारेड टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया है, जो कि ईजिली टारगेट को डिटेक्ट करने में, ट्रैक करने में कैपेबल है। ये मोबाइल टारगेट्स को भी ट्रैक करने में कैपेबल है। एंडोरेंस तो हमने देख लिया है, 9 घंटे का है। इसका वेट 135 किलोग्राम्स का होता है। ठीक है, स्पीड 400 किलोमीटर पर आवर की होती है।
इस बात को भी आपको याद रखना है। रेंज 1000 किलोमीटर तक की हो सकती है, ठीक है, मतलब इसके एडवांस वर्जन में, लेकिन हमने जो वर्जन यूज किया है उसकी ऑपरेशनल रेंज आपको 200 किलोमीटर की देखने को मिल जाएगी, ठीक है। इसकी सर्विस सीलिंग अप्रोक्सीमेटली 15,000 फीट की है और ये 16 kg हाई एक्सप्लोजिव वॉर हेड को कैरी करने में कैपेबल है। इसको हम मैनुअली भी ऑपरेट कर सकते हैं और इसको हम ऑटोनोमस तरीके से भी ऑपरेट कर सकते हैं, ठीक है जी। अगर मिशन को हमें बीच में ही अबॉर्ट करना है तो अबॉर्ट करने के ऑप्शंस भी यहाँ पर अवेलेबल होते हैं। तो इस ड्रोन सिस्टम को इंडिया ने यूज किया है अगेंस्ट पाकिस्तान, ठीक है जी। चलो अगली कहानी समझेंगे। इंडिया वॉन द ट्राई नेशन ओडीआई सीरीज इन श्रीलंका बीटिंग द श्रीलंका। अब यहाँ पे जो ट्राई नेशन मतलब 3 कंट्रीज ने पार्टिसिपेट किया था इस ट्राई सीरीज में, और इसको होस्ट किया था श्रीलंका ने, और श्रीलंका को डिफीट करने का काम इंडिया ने किया है। और इंडिया की टीम को लीड कर रही थी हरमनप्रीत कौर। हरमनप्रीत कौर लीड द इंडियन वीमेन्स क्रिकेट टीम वॉन द 3 नेशन वन डे इंटरनेशनल ट्राई सर्विस एंड बीटिंग द श्रीलंका। ये जो तीनों मैचेस हुए थे ये कहाँ पर हुए थे? प्रेमदास स्टेडियम कोलंबो श्रीलंका में हुए थे। प्लेयर ऑफ द फाइनल कौन है? प्लेयर ऑफ द फिनाले आपको स्मृति मंधाना देखने को मिलेंगी और प्लेयर ऑफ द सीरीज आपको स्नेह राणा देखने को मिल जाएंगी, ठीक। नेक्स्ट है यूनियन मिनिस्टर मनोहर लाल खट्टर इनॉग्रेट भारत बोध केंद्र एट द इंडिया हैबिटेट सेंटर। इंडिया हैबिटेट सेंटर कहाँ पर है? तो इंडिया हैबिटेट सेंटर कहाँ पर है? नई दिल्ली में है। ये जो इंडिया हैबिटेट सेंटर है ये एक नॉलेज हब की तरह काम करता है, पब्लिक नॉलेज हब की तरह काम करता है। हमारे जो एंशियंट लिटरेचर है, हमारे जो हेरिटेज हैं, हमारी जो पुराने ग्रंथ हैं, ठीक है, उन सबको प्रिजर्व करने का काम और हमारे इंडिया के कल्चर को प्रमोट करने का काम इंडिया हैबिटेट सेंटर करता है। और इंडिया हैबिटेट सेंटर में रिसेंटली मनोहर लाल खट्टर ने भारत बौद्ध केंद्र की स्थापना की है। और भारत बौद्ध केंद्र भी क्या करेगा? प्रिजर्व करेगा और प्रमोट करेगा इंडिया के इंटेंजिबल हेरिटेज को, ठीक। नेक्स्ट है तालिबान। तालिबान सस्पेंड चेस इन अफगानिस्तान ओवर सरिया लॉ कंसर्न। इनका कहना है कि सरिया में मेंशन है, जो इस्लामिक लॉ है सरिया, उसमें मेंशन है कि चेस क्या है? चेस को गैम्बलिंग कंसिडर किया गया है। इसलिए अफगानिस्तान गवर्नमेंट ने रिसेंटली मतलब तालिबान ने रिसेंटली चेस को बैन कर दिया है अफगानिस्तान में बिकॉज ऑफ गैम्बलिंग एंड रिलीजियस अलाइनमेंट। ऐसा पहली बार नहीं जब तालिबान गवर्नमेंट अफगानिस्तान के जो लोग हैं उनके स्पोर्ट्स में इंटरफेयर कर रही है। इसके पहले 2021 में तालिबान ने कहा था जितने भी स्पोर्ट्स होते हैं उन सभी स्पोर्ट्स में अफगानिस्तान की महिलाएं पार्टिसिपेट नहीं कर सकती, ठीक। नेक्स्ट है उत्तर प्रदेश पार्टनर विद वर्ल्ड बैंक टू लॉन्च यूपी एग्रीज एंड एआई प्रज्ञा इनिशिएटिव। ये कौन है भाई? इनका नाम है अजय बंगा, हम सभी को पता होना चाहिए। ये जो पिक्चर में दिखाई दे रहे हैं इनका नाम क्या है? अजय बंगा है। और अजय बंगा हम सभी को पता होना चाहिए वर्ल्ड बैंक के प्रेसिडेंट हैं। तो वर्ल्ड बैंक और उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट दोनों ने मिलकर यूपी एग्री एंड एआई प्रज्ञा इनिशिएटिव की शुरुआत की है। इसका पर्पस है उत्तर प्रदेश की इकोनॉमी को बूस्ट करना, क्योंकि उत्तर प्रदेश का टारगेट है कि हमें $1 ट्रिलियन की इकोनॉमी करनी है। इसके अंदर फार्म प्रोडक्टिविटी इंक्रीज की जाएगी और 10 लाख युवाओं को ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाएगी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में, जिससे उनको फिर जॉब अपॉर्चुनिटी भी मिल सके। अब यहाँ पे बात हो रही है यूपी एग्री के बारे में। यूपी एग्री का मतलब है उत्तर प्रदेश, वन सेकेंड, हाँ, यूपी एग्री का मतलब क्या है? उत्तर प्रदेश एक्सेलरेटेड ग्रोथ थ्रू रेजिलिएंट इक्विटेबल एंड सस्टेनेबल एग्रीकल्चर। इसमें एग्रीकल्चर सेक्टर में इनोवेशन लाना है 28 डिस्ट्रिक्ट में अक्रॉस द बुंदेलखंड एंड पूर्वांचल। गोल क्या है? हमें फार्मर्स को नई टेक्नोलॉजी तैयार करनी, नई टेक्नोलॉजी सिखानी है जिससे एग्रीकल्चर प्रोडक्शन को बढ़ावा दिया जा सके। एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी बढ़ाना हमारा मेन कंसर्न है और फार्मर्स को एम्पावर करना। और एआई प्रज्ञा के अंदर 10 लाख यूथ को एआई एंड डिजिटल टेक्नोलॉजी में ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाएगी। फोकस एरिया गवर्नमेंट सर्विसेज होंगी, एजुकेशन, हेल्थ केयर और एग्रीकल्चर आपको देखने को मिल जाएगा। नेक्स्ट शॉर्ट न्यूज है, आरबीआई स्लैप पेनाल्टी ऑन एसबीआई एंड जन स्मॉल फाइनेंस बैंक, ठीक है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने अंडर द बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 स्टेट बैंक ऑफ इंडिया पे 1.72 करोड़ रुपीस और जन स्मॉल फाइनेंस बैंक पे 1 करोड़ रुपीस की पेनाल्टी लगाई है। बताया है कि इन्होंने जो कंप्लाइंस थे मतलब प्रॉपरली बैंकिंग नॉर्म्स को फुलफिल नहीं किया है। नेक्स्ट है इंडिया प्रोहिबिट यूज ऑफ की एंटी
माइक्रोबियल इन एक्वाकल्चर टू कॉम्बेट एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस। अब देखो होता क्या है, हमारे देश में एक्वाकल्चर इंडस्ट्री में हम क्या करते हैं, एंटी माइक्रोबियल या एंटीबायोटिक वगैरह का इस्तेमाल करते हैं। और इनको कंज्यूम एक तरीके से कौन कर लेता है, एक्वाकल्चर में जो फिशिंग वगैरह होती है, तो एक्वाकल्चर में जो एनिमल्स हैं उनकी बॉडी में पहुंच जाते हैं, और उनकी बॉडी से वो ह्यूमंस जो इन सबको कंज्यूम करते हैं उनकी बॉडी में पहुंच जाते हैं। इससे क्या होता है, एक रेजिस्टेंस पैदा हो रहा है। क्योंकि आपको पता होगा जो एंटीबायोटिक वगैरह होती है उनका एक प्रॉपर कोर्स होता है, 3 दिन की टैबलेट्स हैं, 5 दिन या फिर 7 दिन की टैबलेट्स होती हैं। अगर आप एंटीबायोटिक वगैरह का कोर्स कंप्लीट नहीं करते तो उसके खिलाफ हमारी बॉडी में रेजिस्टेंस पैदा हो जाता है। तो जब हम एक्वाकल्चर में इस तरीके के ड्रग का इस्तेमाल करेंगे तो ऑब्वियस सी बात है, जब ह्यूमन इसको कंज्यूम करेगा तो अगेन एक रेजिस्टेंस पैदा होगा, और फ्यूचर में ये ड्रग्स ह्यूमन बॉडी पे इफेक्ट नहीं करेंगी। इसलिए यहाँ पर देखो, यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स और इंडस्ट्री ने एक लैंडमार्क डिसीजन लिया है, और सेवरल मेडिकली जो इम्पोर्टेंट एंटी माइक्रोबियल हैं उनको एक्वाकल्चर सेक्टर में प्रोहिबिट किया है कि आप एक्वाकल्चर सेक्टर में इनका इस्तेमाल नहीं करोगे, क्योंकि लगातार कंसर्न रेज होते जा रहा है अबाउट एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस का। ठीक है, और फ्यूचर में अगर हम लगातार इसका इस्तेमाल करते रहे तो फ्यूचर में ह्यूमन बॉडी पर इन ड्रग्स का कोई भी असर नहीं होने वाला है। इंडिया वन ऑफ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर और एक्सपोर्टर भी है एक्वाकल्चर मतलब सी फूड का। तो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ती है कि हम इंटरनेशनल सेफ्टी स्टैंडर्ड को फॉलो करें। द बैन इंक्लूड सेवरल एंटीबायोटिक, एंटीवायरल्स और एंटी प्रोटोजुअल दैट कंसिडर मेडिकली इंपॉर्टेंट फॉर ह्यूमन। ठीक है, अकॉर्डिंग टू द WHO लिस्ट, जिसमें आपको फ्लोरोक्यूनोलोन्स देखने को मिलेंगे, ग्लाइकोपेप्टाइड्स देखने को मिलेंगे और नाइट्रोफुरान्स देखने को मिलेंगे। ऐसा क्यों किया जा रहा है, जिससे हम प्रिवेंट कर सकें एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस को। ठीक है, नेक्स्ट है आयुष मिनिस्ट्री लॉन्च वीकली योगा पॉडकास्ट। अब आयुष मिनिस्ट्री एक नया कार्यक्रम शुरू कर रही है, वीकली योगा पॉडकास्ट करेगी। ठीक है, कहाँ से किया जाएगा, कौन प्रोड्यूस करेगा, इसको प्रोड्यूस करने का काम मोरारजी देसाई नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ योगा के द्वारा किया जाएगा। तो मिनिस्ट्री ऑफ आयुष अनाउंस द लॉन्च ऑफ इट्स वीकली योगा पॉडकास्ट, a new digital initiative produced by the Morarji Desai National Institute of Yoga। मतलब जिससे हम एंशियंट जो लाइफस्टाइल थी उसको मॉडर्न लाइफस्टाइल से कनेक्ट कर सकें। हम सभी को पता है कि इस साल हम 10th नंबर की एनिवर्सरी सेलिब्रेट करने वाले हैं इंटरनेशनल योगा डे की, और इस ओकेजन पर 10 नए इनिशिएटिव लॉन्च करने का प्लानिंग कर रही है गवर्नमेंट, मिनिस्ट्री ऑफ आयुष। अब हमारा जो 10th नंबर का इंटरनेशनल योगा डे है उसकी थीम क्या है, थीम है योगा फॉर वन अर्थ वन हेल्थ, आपको देखने को मिलेगा। तो 10 नए जो इनिशिएटिव्स है वो है योगा संगम, जिसमें हम 1 लाख लोकेशन पे क्या करेंगे, योगा को परफॉर्म करेंगे और वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने का काम करेंगे। योगा बंधन, योगा बंधन में हम ग्लोबल पार्टनरशिप करेंगे 10 कंट्रीज के साथ और योगा के सेशंस को प्रमोट करेंगे। योगा कम्युनिटी पार्क डेवलप किया जाएगा। योगा समावेश, इसमें जो डिसेबल सीनियर चिल्ड्रन पर्सन्स हैं उनको इंक्लूसिव किया जाएगा, उनको भी योगा प्रोग्राम में शामिल किया जाएगा। योगा प्रभाव, योगा प्रभाव के अलावा योगा कनेक्ट, हरित योगा, योगा अनप्लग, योगा महाकुंभ और संयोग, ये सभी इनिशिएटिव यहाँ पे लॉन्च किए जाने हैं। ठीक, चलिए फर्दर डिस्कशन करेंगे, MCQ हम लेंगे, लेकिन उसके पहले ये जानना भी ज़रूरी है कि लास्ट क्लास में मतलब 12th ऑफ मई को हमने कौन से करेंट अफेयर डिस्कस किए थे। मैंने आपको शक्ति इनिशिएटिव के बारे में, शक्ति पॉलिसी के बारे में बताया था, जो मिनिस्ट्री ऑफ कोल की पॉलिसी है, इसको रिवाइज किया गया है। फिर 10 साल कंप्लीट हो चुके हैं प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना के, अटल पेंशन योजना के, हमने तीनों योजनाओं के बारे में डिटेल में बातें की थी। फिर स्टार्टअप क्रेडिट गारंटी के अंदर जो क्रेडिट गारंटी सपोर्ट दिया जाता है 10 करोड़ रुपए से बढ़ाकर 20 करोड़ रुपए कर दिया है। इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी DPIIT आपको देखने को मिल जाएगी। नेक्स्ट है निकारागुआ का ला प्रेंसा, इसको यूनेस्को प्रेस फ्रीडम प्राइज 2025 दिया गया है। हरियाणा गवर्नमेंट ने पंडित लक्ष्मीचंद्र कलाकार सामाजिक सम्मान योजना की शुरुआत की गई है, हरियाणा राज्य के आर्टिस्ट को फाइनेंशियल सपोर्ट प्रोवाइड करने के लिए। CCRAC ने रिवाइव किए हैं 2 हिस्टोरिक आयुर्वेदिक टेक्स्ट को, जिनका नाम क्या हो जाएगा, द्रव रत्नाकर एंड द्रव नामांकन निघुट। इंडिया और चिली ने एग्रीमेंट साइन किया है CEPA नेगोशिएशन में। ठीक है, इंडिया जो है वो 3rd लार्जेस्ट व्हीकल मैन्युफैक्चरर वर्ल्ड का बन चुका है। IMF ने $2 बिलियन का लोन दिया है पाकिस्तान को। चलिए अब कुछ MCQ देखेंगे।
द हैरोप ड्रोन इट डेवलप बाय विच कंट्री? आंसर हो जाएगा इजराइल ने इसे डेवलप किया है। फ्रॉम विच एडिशन हैज फीफा डिसाइड टू एक्सपांड द वीमेन वर्ल्ड कप टू 48 टीम? अभी 32 टीम पार्टिसिपेट करती हैं, अब 32 से 48 टीम्स पार्टिसिपेट करेंगे 2031 तक। कब तक? 2031 तक फीफा ने डिसाइड किया है, और ऐसा बताया जाता है कि अमेरिका फीफा वीमेंस वर्ल्ड कप को 2031 में होस्ट करेगा। विच इंस्टीट्यूट इज प्रोड्यूसिंग द वीकली योगा पॉडकास्ट लॉन्च बाय द मिनिस्ट्री ऑफ आयुष? आंसर हो जाएगा मोरारजी देसाई नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ योगा, न्यू दिल्ली। ठीक, दिस इज योर क्वेश्चन ऑफ द डे। रिसेंटली नालसा का एग्जीक्यूटिव चेयरमैन किसे बनाया जा रहा है? 14 मई से इनका टेन्योर स्टार्ट हो जाएगा। अंत में ये है हमारे कुछ इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट जो रिसेंटली हमने देखे थे। एमडी ऑफ टाइटन कंपनी कौन है? अजय चावला है। डायरेक्टर सीबीआई के कौन बन चुके हैं? प्रवीण सूद है। इनके टेन्योर को 1 साल के लिए एक्सटेंड किया गया है। नेशनल फिल्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन के एमडी प्रकाश मकदम देखने को मिल जाएंगे, और सीएमडी ऑफ ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी आपको संजय जोशी देखने को मिलेंगे। ये सभी अपॉइंटमेंट्स भी हमने डेली करंट अफेयर्स में डिस्कस की हैं। क्लियर? तो आज के लिए हम इतना ही रखते हैं, बाकी सारी बातें हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे कुछ नए करंट अफेयर्स के साथ। तब तक अपना ध्यान रखिएगा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और जाते जाते वीडियो को शेयर ज़रूर करके जाना है। थैंक यू, टेक केयर एंड बाय बाय।